हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई एम नॉट एजुकेटर, आई एम आल्सो लर्नर। तो आज हम लर्न करने वाले हैं चिप की दावत कहानी, जो भीष्म साहनी की है। इसके पहले जो यूजीसी नेट के सिलेबस में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, उसको हम कौन सी कहानी है, किस प्रकाशन वर्ष कौन सा है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये सब चीज़ें हम आज लर्न करेंगे पहले। इसके बाद हम दृष्टि से पूरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जो प्रतिपाद्य विषय होता है वो देखेंगे। फिर हम लाइन बाय लाइन कहानी का वाचन करेंगे। तो चलते हैं आज की कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशन वर्ष 1901 छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है 1904 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुलाई वाली 1907 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है 1907 या 8 प्रकाशन वर्ष है। जो भी आपको एग्जाम में मिली उसी में आपको टिक करना है। ऐसा नहीं मान के रहना कि 7 या 8 एक है, दोनों ही माने जाते हैं। जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कानों में कंगना क्वेश्चन 5 नंबर पे कहानी है। 1913 प्रकाशन वर्ष है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। 6 नंबर पर है उसने कहा था कहानी, 1915 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप कहानी है 1928 या 29 प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अपना अपना भाग्य कहानी है 1929 या 31, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह कहानी है 1933, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। गंगरीन या रोज कहानी 1934 में प्रकाशित हुई है। चौराही कहानी है 1947 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया कहानी 1948 प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। हम चलते हैं कुछ 13 नंबर पे परिंदे कहानी, प्रकाशन वर्ष 1957 या 60 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। जो परिंदे कहानी पूछे तो 1957 में टिक करना है। जब परिंदे कहानी संग्रह पूछे तो 1960 में आपको टिक करना है। बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि परिंदे का प्रकाशन वर्ष हम कौन सा माने। तो जब परिंदे कहानी पूछे तो 1957, परिंदे कहानी संग्रह 1960। क्वेश्चन नंबर 14 है कोसी का घटवार कहानी 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष है, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम कहानी 1957 कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राजा निर्बंसिया कहानी 1957 या 58। कोई भी प्रकाशन वर्ष जब आपको एग्जाम में जो मिले आपको वही मानना है, 57 या 58 में से। तीसरी कसम उठ मारे गए गुलफाम 1958 प्रकाशन वर्ष है, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पिता कहानी 1965 की है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 की कहानी है। अमृतसर आ गया कहानी है 1973 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आज हम करने वाले हैं चीप की दावत कहानी, भीष्म साहनी की है। प्रकाशन वर्ष है 1957। जो इसमें कुल 15 कहानियाँ संग्रहित हैं। चिप की दावत जो कहानी है ये कहानी संग्रह भी है। इसमें 15 कहानी संग्रह लगे हुई हैं, 15 कहानी इसी में शामिल है। तो आज हम देखते हैं चिप की दावत कहानी के पहले हम देखते हैं जितने भी राइटर लगे हुए हैं उनके जो हैं जीवन क्रम कौन कौन सा है। माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था 1871 में। प्रेमचंद 1882, राजेंद्र बाला घोष 1882, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमण सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र कुमार 1905, अज्ञे का जन्म है 1911, भीष्म साहनी का 1915, फणीश्वरनाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोपती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936। इसके बाद हम करने जा रहे हैं दृष्टि से इम्पॉर्टेंट फैक्ट कहानी के। जब ऊपरी सतह से क्वेश्चन बनता है तो यही पूछा जाता है कि कौन सी कहानी है, किसमें प्रकाशित हुई है, उस कहानी में कितने प्रकाशन वर्ष कौन कौन सा है, उसका राइटर का नेम क्या है, राइटरों का क्रम। बहुत ही ऊपरी सतह से जब क्वेश्चन बनता है तो आपको यहीं से मिल जाएगा। आपको ऊपरी सतह से अगर क्वेश्चन मिल रहा है वो गलत हो रहा है तो उसमें आपकी गलती है।
क्योंकि ऊपरी सतह से जो क्वेश्चन है उसने उसे छोड़ना अपने लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि जब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आता है, अंदर से जब डीपली पूछा जाता है तो मान सकते हैं सबके लिए कठिन होगा। लेकिन अगर ऊपरी सतह से क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो गलत हो रहा है तो मान लो अपने को हम कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन हाई है। देखते हैं हम कहानी चीप की दावत। भीष्म साहनी की कहानी है। पहला पाठ कहानी संग्रह में 1957 में प्रकाशित हुआ है। इसमें कुल 15 कहानियाँ और संग्रहित हैं। ये साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है पहला पाठ, जिसमें कौन सी चीप की दावत कहानी संग्रहित है। पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा है, भीष्म साहनी का दूसरा है पहला पाठ। हम इसका देखते हैं प्रतिपाद्य विषय। मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का नायक शामनाथ है, जिसके चीप उसके डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता है। देख उनकी खुशामद करने लगता है। यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण माना जाता है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, क्योंकि यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं, बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यह इस कहानी का सार तत्व है। ये हम दृष्टि से फैक्ट देख रहे हैं। कहानी के पात्र देखते हैं। शामनाथ मध्यवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति, जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है। पदोन्नति पाने के लिए चीप को प्रसन्न करना चाहता है। बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है, उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है। बूढ़ी माँ शामनाथ की निरक्षर विधवा माँ, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक और अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज खड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खर्राटे लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी शामनाथ को चिढ़ होती है, क्योंकि बुढ़ी हो चुकी है तो गले से वो खर्राटे नाक से लेती है, और जो कि शामनाथ को अच्छा नहीं लगता कि गेस्ट आएंगे और माँ खर्राटे लेती हुई उसको चिढ़ होती है। चीप से मिलने के बाद वह सकुचाती है ताकि उसका बेटा बुरा ना माने। बेटे की तरक्की के लिए कमज़ोर आंखें होने के बावजूद भी खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। फुलकारी पंजाब के गांवों की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। चीप शामनाथ के बॉस, जिसकी वह खुशामद करता है। संस्वाद परंतु सहज शामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार मिलता है। बकौल चीप उसे गांव के लोग बहुत पसंद है। शामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। गौड़ पात्र हैं शामनाथ की धर्मपत्नी। इनमें भी दिखावटीपन का बोध है। पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल है। चीप की पत्नी या अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी। कौन? चीप शामनाथ की पत्नी। बूढ़ी माँ, इसमें विशेष क्या है? बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती हैं, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती हैं। देसी स्त्रियाँ उन पर खूब हंसती हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, वह कहानी का केंद्र है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यवर्गीय व्यक्ति प्रदर्शनीय हो गया है। चीप की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखता है। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, पलंगों के नीचे छिपाए जाने लगता है। तभी शामनाथ के सामने एक सहसा अर्चन खड़ी होती है। माँ का क्या होगा? बूढ़ी माँ का क्या होगा? हम कहाँ इन्हें दिखाएंगे जो हमारी चीप के सामने हमारी मानना पड़े? ऐसा हम क्या करें? जो वह सो गई है, नींद से खर्राटे देने लगी तो अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये कोटेशन है कहानी के अंदर की। बाद में भी हम पूरे लाइन बाई लाइन कहानी का वाचन करेंगे, तब अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके पहले हम कर रहे हैं दृष्टि वाली बुक से। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊँ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। कौन कहता है? शामनाथ।
7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रहीं। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता। लास्ट में कहानी की में माँ कहती है कि मुझे तीर्थ यात्रा पे छोड़ो, तब बेटा कहता है, सामनाथ क्रोध से कहता है कि तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा ने माँ को घर में नहीं रखा। नहीं बेटा, अब तुम बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी जो बाकी है भगवान के नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। कहाँ के लिए माँ जिद करती? हरिद्वार जाने के लिए। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे ही सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा, तो जो फुलकारी बना सकूं तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, ये मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ का चेहरा का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा चेहरा खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। लास्ट में माँ ऐसा कहती है। अब हम देखते हैं दृष्टि वाली से बुक से चीज़ें कर चुके हैं, हम पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन वचन करेंगे। देखते हैं। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर फूकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाहियाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलकों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने एक सहसा अड़चन खड़ी हुई। माँ का क्या होगा? सामनाथ कहते हैं, ये सब करेंगे हम, और माँ को कहाँ छिपाएंगे। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था।